नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं प्रथमेश माल्या एंजल वन के, अखिलेश जैन टेक्निकल IQ के, राहिल शेख साहब हैं हमारे साथ शुगर के एक्सपर्ट हैं मीर कमोडिटीज़ के, और साथ ही हमारे साथ दिनेश सोनी हैं जीरा ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे शुगर के साथ, और शुगर पर एक रिपोर्ट आई है ISO की, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि अब जो ग्लोबल डेफिसिट है चीनी की वो कम हो रही है। मतलब 2023-24 के लिए ये अनुमान लगाया गया है कि अब सिर्फ 3.3 लाख टन का ही डेफिसिट रहेगा, जबकि पहले 21 लाख टन से ज़्यादा डेफिसिट का अनुमान लगाया गया था। डेफिसिट मतलब चीनी की कमी, पहले ये बात कही गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चीनी की कम कमी होगी पहले के अनुमान के मुताबिक। तो इसका क्या इम्पैक्ट समझा जाए राहिल भाई? जहाँ तक के ISO के रिवीजन नंबर्स का रिवीजन का है, तो अगर आप देखोगे तो उनका पुराना अनुमान था कि टोटल उत्पादन दुनिया में 174 मिलियन मेट्रिक टन के करीब होने वाला था, और जहाँ तक के अभी उन्होंने उसको रिवाइज किया है और तकरीबन 180 के करीब उन्होंने पकड़ा है कि हमारे पास उत्पादन वर्ल्ड में होगा। मेनली ये 5 मिलियन की जो बढ़ोतरी वो लेके चल रही है ब्राजील और उसी रीजन से है, बिकॉज ब्राजील में अगर आप देखोगे तो आज शुगर के दाम 27 सेंट के करीब है और एथेनॉल का दाम 17-18 सेंट के करीब है। तो उन्होंने जितना भी मैक्सिमाइज गन्ना वो शक्कर में डाल सकते थे उन्होंने डाल करके वो सप्लाई किया है। अच्छा। और जहां तक इनके कंजम्पशन के आंकड़े हैं, इन्होंने 30 लाख टन से कंजम्पशन के भी आंकड़े बढ़ाए हैं। पहले तकरीबन इनका अनुमान 177 लाख मिलियन मेट्रिक टन का था, अभी उन्होंने इसको 180 के करीब किया है। और इनका ये मानना है कि इनके जो मेंबर स्टेट्स है उन्होंने बताया है इनको कि उनकी कंट्रीज में कंजम्पशन काफी अच्छा रहा है और स्टॉक्स काफी लो लेवल पर है। तो ब्राजील ही मोटा मोटा एक कारण है ये पूरे स्प्रेड का ऑन द प्रोडक्शन साइड पे। और कंजम्पशन के लिए तो आप जानते हैं कि इंडिया में भी कंजम्पशन बढ़ा है, थोड़ा अफ्रीका में थोड़ा बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन इज मेनली वर्ल्ड मार्केट ड्रिवन रादर देन जस्ट ब्राजील। अच्छा, तो मतलब ये बताइए सर कि अभी जो चीनी के दाम ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहे थे, क्या अब वो दाम नहीं बढ़ेंगे? सर ये थोड़ा सा यहाँ पर विषय चिंता का रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड की पूरी सप्लाई 50% सप्लाई ब्राजील से आ रही है, 50 से 60% सप्लाई। अच्छा। एक ही कंट्री पे ओवर डिपेंडेंट है वर्ल्ड। और अगर आप देखोगे तो वहाँ सोया का भी उत्पादन अच्छा है, कॉर्न का भी, तो वहाँ पे काफी हद तक के लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत टाइट चल रहा है। और एक भी वर्ल्ड मार्केट में अगर कोई एक शॉक ब्राजील से आता है तो दुनिया में और कहीं से शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं है। अच्छा। तो ये एक सबसे मुख्य चिंता का कारण रहेगा। और दूसरा, अगर आप देखेंगे कि कंजम्पशन के साथ में मेंबर स्टेट्स ने ये कहा है कि हमारे यहाँ स्टॉक्स कम है। तो स्टॉक कम होना मतलब बेसिकली आप सारे लोग जो है वो अगर फ्रेट सस्ता मिलेगा या आगे में स्कैरसिटी दिखती है तो बेसिकली स्टॉकिंग में भी माल आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बाजार कोई भी तरीके से वापस बैक टू 20 सेंट या 21 सेंट। आई थिंक बाजार बहुत कंस्ट्रक्टिव रहेगा, बिकॉज मेनली ओवर ड्रिवन बाई ब्राजील है और इंडिया का एब्सेंस मार्केट फील करता ही रहेगा। जब तक कि इंडिया एक्सपोर्ट पे नहीं आता है, मुझे लगता है ये मार्केट विल बी वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव मार्केट। अच्छा, इंडिया के मैं अगर आप इंडिया के लिए पूछूं आपसे कि अभी हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है सर, शुगर डिमांड सप्लाई का? अब तो बड़ा त्योहार भी निकल गया, तो आप जरा बताइए कि डिमांड सप्लाई का सिचुएशन क्या है और हमारे यहाँ अभी प्राइस क्या रहने वाला है? तो त्योहार में तो जीत भारत सरकार की मानी जाएगी, क्योंकि आपने अगर देखा तो शक्कर के दाम जो है, अगर आप पूरे 12 महीने के आपके विश्लेषण देख लेंगे तो 36 रुपया 37 रुपए का जो रेंज कह रहे थे उससे ऊपर ये बाजार को होलसेल मार्केट तो गया नहीं। तो भारत सरकार का ये अनुमान है कि हमारे पास 57 लाख टन करीब चीनी ओपनिंग स्टॉक में है और हम अराउंड 30 लाख टन बना लेंगे। तो फिर हमारे पास में
35 मिलियन के करीब चीनी रहेगी। अगर आप देखें तो शुगर मिलों ने भी ये टाइम एथेनॉल में 3 मिलियन का अभी डाइवर्जन बताया है, जो पिछले साल हम 4 किए थे, तो 1 मिलियन वहां से भी शायद शुगर में एडिशन हो जाएगा। तो 35.5 का हमारे पास में अवेलेबिलिटी रहेगी तकरीबन, और 28.5 का भी कंजम्पशन लेंगे तो फिर हम वापस से पिछले साल को बेसिकली हमारा स्टॉक लेवल पिछले साल के हिसाब से ही रेप्लिका चलेगा, अनलेस कि हमारा उत्पादन जहाँ पे हम अनुमान 29.30 का कर रहे हैं वो अगर घट गया तो आईएसए को फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल शुगर के ऊपर कि इसमें अभी क्या सिचुएशन बन रहा है। तो अब तो दाम नहीं बढ़ेंगे ना अभी राहिल भाई हमारे यहाँ? नहीं, दाम तो नहीं बढ़ते सर, अभी तो सीजन शुरू हुआ है। अभी 30 मिलियन का 300 लाख टन का प्रोडक्शन आपके पास आएगा भंडार में। अच्छा। तो कोई चांस नहीं, अनलेस के कोई प्रोडक्शन रिलेटेड एनामली आ जाए और हमारे अनुमान आंकड़े सब गलत हो तो बात अलग है। बट आज तो वो हालात लग नहीं रहे। अभी तकरीबन 100-125 मिले तो चल गई है सर, और मेरे ख्याल से दिसंबर से जो भारत सरकार कोटे को रैशनलाइज करने लग जाएगी तो जो 24-25 लाख टन का महीने का रिलीज लगता है हमको, वो बाजार में हमारे पास अगले 12-14 महीने की अवेलेबिलिटी रहेगी। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई शुगर के ऊपर कि चीनी में भी आगे क्या होने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि दाम बढ़ने वाले नहीं हैं, उस मोर्चे पर कोई चिंता है नहीं। बहुत शुक्रिया राहिल शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे शुगर का मार्केट कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम जीरे की। जी हाँ, जीरा, आप सोचिए कि एक वक्त में जीरा रोज़ सुर्खियाँ बटोरता था, बड़ी तेज़ी मंदी आती थी, लेकिन अब जीरे का मार्केट जो है थोड़ा थका हुआ दिख रहा है मार्केट। और जो तेज़ गिरावट आई ऊपर से, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं संभल पाया है। आज थोड़ी सी तेज़ी आई है करीब 400-500 रुपये की, लेकिन ये जीरे की फितरत रही नहीं है हाल के दिनों में, क्योंकि आप देखिए कि जीरा किस तेज़ी से ऊपर गया था। 3-3 हज़ार की चाल एक दिन में देखने को मिलती थी। तो उस हिसाब से मार्केट काफ़ी ठंडा हुआ पड़ता हुआ दिख रहा है। अखिलेश जी, टेक्निकल चार्ट पर अब आपको जीरा कैसा लग रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। नो डाउट यस, नीचे के भाव पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है जीरा, बट अगर इसका ओवरऑल अभी चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुझे लगता है कि नीचे के भाव से यहाँ से वापस से एक बार अच्छी रिकवरी की मुझे आशा है। अगर पोजिशनल ट्रेड की बात करें और भावों की बात लेके चलें तो नीचे में 40,450 एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट मुझे लग रहा है। भाव जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाते, मुझे लगता है कि बार बार यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगी। और अगर टेक्निकल की ही स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर में 47,000 और ग्रेजुअली धीरे धीरे जीरा वापस से 54,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे ले सकता है। तो नीचे में 40,450 क्लोज का ध्यान रखें। जब तक बाजार इसके ऊपर है, यहाँ से मुझे ग्रेजुअल ऊपर आता हुआ लगता है बाजार। अच्छा, आपको ऊपर आता हुआ मार्केट लगता है, ठीक है। हमारे साथ दिनेश सोनी भी हैं, जोधपुर से जुड़ रहे हैं। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या हो गया जीरे को, किसकी नज़र लग गई, एक्शन ही गायब हो गया? हैप्पी दिवाली मृत्युंजय जी। आपको भी जी सर, मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में जैसे जो लेवल बनने थे, मैंने आपको पहले भी अपने ऐसे बोला था 400 के लेवल पे, भाई इस लेवल पे एक बार डिमांड जोन रहेगा। अच्छा, एक्चुअल में कच्चे मालों की सप्लाई बहुत शॉर्ट है। एनसीडीएक्स और कंटेनर के जो माल है उसकी उपलब्धता थोड़ी ज्यादा है, जो एक्सचेंज क्वालिटी माल है उसकी उपलब्धता ज्यादा है, लेकिन जो अच्छे माल है उसकी शॉर्टेज आज भी मंडी में बनी हुई है। मेरे को भी इस लेवल से अभी बड़ी मंदी नहीं लगती है सर। इसमें रोज उछाल आते रहेंगे, बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन इसमें इस भाव में एक बार अच्छा ट्रेड चलना देना चाहिए। तो क्या व्यू क्या है आपका, प्राइस कहाँ तक देख रहे हैं आप? मेरा मानना है कि एक बार 455-60 रुपए वापस आ सकता है। इससे ऊपर मेरा मन थोड़ा अभी तेजी का नहीं है। जब तक एक्सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक तेजी नहीं है। एक्सपोर्ट है अभी पिछले वीक जो दिवाली से पहले एक्सपोर्ट में कुछ अच्छे कामकाज हुए, उसकी वजह से थोड़ा बाजार में आपने देखा सुधार भी हुआ था। और बाकी ये मेरे हिसाब से जो बंद बाजार में घटा है ये थोड़ा गलत घटा है, क्योंकि एक्चुअल में आज भी हमारे जैसे जोधपुर मंडी में आमदनी के नाम पे बहुत कम था, 50-60 बोरी की आमदनी थी सिर्फ। इतना बाजार टूटने के बाद में भी आमदनी नहीं बढ़ रही है, और डोमेस्टिक माल जो होते हैं उनकी अभी भी मेरे को शॉर्टेज लग रही है, और आने वाले अभी भी 2-2.5 महीने निकालने हैं। उसके अंदर मेरे को लगता है अभी भी डोमेस्टिक सप्लाई में बहुत दिक्कत रहेगी, और एक्सपोर्ट का अगर सपोर्ट मिलता है तो एक बार थोड़ा अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए सर। अच्छा बाउंस बैक आप करें कि आना चाहिए अगर एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिलता है तो। लेकिन क्या एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिलेगा? मेरे को लगता है सर एक्सपोर्ट रहेगा। कहाँ से?
सर क्या है, काफी टाइम से एक्सपोर्ट में डिमांड, पिछले बीच में आपको मालूम है तो इंटरनेशनल बाजार से उल्टा इंपोर्ट हुआ था माल, इंपोर्ट वाला माल भी खप गया और एक्सपोर्ट में अभी दिवाली से पहले अच्छे व्यापार थे। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में सेंटरों में सब खाली है, एक्सपोर्ट में भी लंबी चौड़ी, और इंटरनेशनल बाजार के हिसाब से इंडिया का भाव भी अभी सबसे लोएस्ट भाव है। इसलिए मेरे को उम्मीद है एक बार एक्सपोर्ट की अच्छी डिमांड आनी चाहिए, और एक बार व्यापार मेरे को लगता है 446,000 के लमसम, एक बार 46,000 से 47,000 के लेवल वापस दिख सकते हैं अपने को जीरे में। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सोनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या चल रहा है मार्केट में इस वक्त जीरे के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड की, और पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड पर माल्या जी आपका क्या व्यू है? क्या गोल्ड में इस भाव पर बाइंग करना ठीक है? क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही है, 90 रुपये ऊपर है गोल्ड, या आपको लगता है कि अभी कोई बड़ा मूव हम नहीं देखेंगे गोल्ड में, तो थोड़ा रुकना चाहिए? क्या व्यू आपका? आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी अच्छा मूव आया है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। मेरे ख्याल से मोमेंटम थोड़ा ऑफसाइड में 60,600 तक पॉसिबल दिखता है। ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, यहाँ से करीब एक 350 रुपीज ऑफसाइड मोमेंटम दिखता है, और नीचे में अराउंड 59,900 के आसपास का सपोर्ट जोन दिखता है। तो आपको अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से तो कुछ करना है, 60,160 पे दिसंबर वायदा बाय करना चाहिए, 59,930 पे स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 60,600 पे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। 60,200 के आसपास है गोल्ड। अच्छा अखिलेश जी, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है गोल्ड को लेकर? टेक्निकली क्या मार्केट में बाइंग का लेवल है ये 60,200? अभी मार्केट ओवरऑल जो M6 पैक है पूरा ही नो मैंस लैंड जैसा लग रहा है। थोड़ा सा क्लू फाइंड करने की कोशिश कर रहा है बाजार, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि भाव एक रेंज में रहेंगे। इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो 1945 से 1975 का यहाँ पे एक रेंज लग रहा है, बट जब तक 1975 का ये लेवल ब्रेच नहीं करता तो बहुत बड़ी यहाँ से तेजी की उम्मीद तो नहीं रहे। बट स्टिल अगर भाव यहाँ पे नीचे आते हैं, पहले 60,000 के नीचे आते हैं, तो वहां पर एक बार बाइंग बना सकते हैं आप। स्टॉप लॉस आप इसमें 59,850 का रखें, और ऊपर में मुझे 60,400 450 तक एक बार पसंद है बस गोल्ड। अच्छा, बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं लग रही, बट लिमिटेड लग रहा है ट्रेड। ठीक है। चांदी पर क्या कमेंट सर आपका अखिलेश जी, माल्या जी? क्योंकि चांदी में 300 रुपये के आसपास की तेजी है, 72,600 के ऊपर है चांदी का भाव। आपके हिसाब से चांदी में क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर ज्यादा मोमेंटम दे रहा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से। ये मोमेंटम मेरे ख्याल से 74,000 तक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है अपसाइड में। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से 72,640 के आसपास बाय करना चाहिए, लगभग यही लेवल के पास ही है। दिसंबर वायदा 71,900 का स्टॉप लगाना चाहिए, और ऊपर में टारगेट 73,700 के लिए। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर पे, इस पे भी आप नज़र रखिए। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल में गिरावट आई है और 81 के नीचे पहुंचा है ब्रेंट, और MCX पर भी कच्चा तेल आप देख लीजिए नीचे है, 6,350 के नीचे ट्रेड हो रहा है। नैमेक्स पर $76 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। मामूली गिरावट है, कल गिरावट तेज़ थी थोड़ी, और इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका में अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है क्रूड का रोज़ का, एक वजह तो ये है। और अक्टूबर के महीने में रोज़ाना जो प्रोडक्शन है वो 1,32,00,000 बैरल हुआ है। और इसके अलावा जो पिछले हफ्ते US में क्रूड का स्टॉक है वो 36 लाख बैरल बढ़ा है, जबकि मार्केट का अनुमान 18 लाख बैरल स्टॉक बढ़ने का था। तो कुल मिलाकर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबरें आई हैं, सप्लाई बढ़ी हैं, और उसके मुकाबले डिमांड कम हो रही है। 7 महीने में पहली बार US में रिटेल बिक्री के आंकड़े कमज़ोर आए हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे कच्चे तेल में गिरावट आई है। तो क्रूड पर क्या व्यू है आपका माल्या जी? क्रूड पे यहाँ पे मेरे ख्याल से फिलहाल खाली शाम के लिए ट्रेड है। दिसंबर वायदा 6380 पे बेचना चाहिए, 6440 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 6240 पे रखेंगे, कैरी फॉरवर्ड न करें इस ट्रेड को। अच्छा, आपका व्यू अखिलेश जी कच्चे तेल पर? बिल्कुल माल्या जी के साथ मैं सहमत हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रेड लग रहा है कि ऊपर में ये 6385 के आसपास आता है, तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में 6425 का इसमें एक स्टॉप लॉस रखें। नीचे मुझे लग रहा है कि 6280 के आसपास तक के यहाँ पे लक्ष्य देखे जा सकते हैं।
बड़ा ये भी जो ट्रेड है वो स्क्वीज लग रहा है, बहुत ज्यादा डाउन साइड भी नहीं लग रही है ओपन, जब तक 62-75 के नीचे बाजार होल्ड नहीं करता, और अपसाइड भी एकदम लिमिटेड लग रही है। तो बिल्कुल लेवल स्पेसिफिक काम करने सा बाजार लग रहा है। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड पे। मेटल पे माल्या जी ओवरऑल क्या आउटलुक है आपका, मेटल में भी क्या करना चाहिए? आई थिंक ओवरऑल जिंक में काफी अच्छा मोमेंटम आया है 726 से 730 तक की, सॉरी 226 से लेके 230 तक के लेवल्स पार हुए हैं जिंक में। फिलहाल 229 पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से जिंक में एक वापस उछाल देखने को मिल सकता है 234 तक के लिए। तो अगर जिंक में बाय करना है करंट भाव पे बाय कर सकते हैं 227 का स्टॉप लगाकर। लेकिन जिंक में यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा, कॉपर में कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा 714 पे नवंबर वाला सेल करने की सलाह रहेगी, 717 का स्टॉप रहेगा और 707 के टारगेट। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। इस पर भी आप नज़र रखिए कि कॉपर में क्या करना है। अच्छा, कॉपर के अलावा अखिलेश जी, जिंक और लेड में अगर कोई ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से क्या ट्रेड बनता है? मैं जिंक के साथ ही लाइक जाना पसंद करूंगा। थोड़ा सा इसमें मूवमेंट अभी लग रहा है क्लियर। इसमें लगता है कि 229 40 50 के ऊपर ये निकलता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से इसको बाय करना चाहिए। 228.75 का इस पे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लग रहा है कि आज या कल के सत्र में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 230-75 से लेकर 32 तक के यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। ओके, बट जो बाइंग है वो 229-50 के ऊपर ही करें। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है उमेश का, पूछिए उमेश जी। सर सिल्वर में इंट्राडे में टारगेट क्या रहेगा चांदी का? सिल्वर में इंट्राडे में टारगेट क्या रहेगा सिल्वर का, बताइए माल्या जी। पॉसिबिलिटी है ऊपर में 73,700 तक के लिए। तो अपसाइड में मेरे ख्याल से आपको इतने ऑलमोस्ट अराउंड 1000 रुपीज का वो पॉसिबल है यहाँ से। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी है इंट्राडे के लिए चांदी पर। अब जरा आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में अखिलेश जी, आपका टेक्निकल चार्ट अब ग्वार को लेकर क्या कहता है? क्योंकि ग्वार में कल अच्छी तेज़ी आई थी, आज मार्केट दिन भर तो मतलब ऊपर नीचे होता रहा। फाइनली जो क्लोजिंग हुई हरे निशान में तो हुई, लेकिन ऊपर से मार्केट नीचे आया। मतलब कुल मिलाकर ये देखें तो आज एक्शन की कमी रही, एक रेंज बाउंड ट्रेड ही आप कह सकते हैं। तो क्या लगता है टेक्निकली आपको ग्वार? यस, एग्री मार्केट में जो मूवमेंट्स है पर्टिकुलर स्पेसिफिकली डेज पे बहुत ज्यादा एक बार तेजी मंदी बनती है, देन बाजार स्लगिश हो जाता है। इट्स अ जनरल बिहेवियर ऑफ एग्री मार्केट। मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो गंवार जो कॉम्प्लेक्स है अभी बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर डेवलप्ड है। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑन द चार्ट्स। और यहाँ पर मुझे लगता है कि घटे पे बाइंग करके ही गंवार कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रेड करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो दिसंबर वायदा 5750 से लेकर 5775 की रेंज में आता है। मतलब जो भी चल रहा है उससे 50-60 पॉइंट अगर नीचे आता है तो वहां पे बाय करके चले। नीचे में इसका स्टॉप लॉस रखिए 5725 का। मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों के अंदर भाव 5925 से लेकर 6000 तक की रेंज तक देखने को मिलनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है गंवार कॉम्प्लेक्स के अंदर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आगे तेजी रहेगी, बाई ऑन डिप्स मतलब गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलर दीपक है, पूछिए दीपक जी। जी, आप सुन पा रहे हैं दीपक? हाँ हाँ, पूछिए। दिसंबर का सर 3 लॉट बाय है मेरा कपास कली में 2860 पर। इसका आउटलुक क्या है वो जानना है मुझे मार्च तक के। 2860 पर बाइंग है आपकी? हाँ ओके, बताइए अखिलेश जी क्या करना चाहिए इनको कपास खली में? तो काफी पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए स्टेट के अंदर। 2840 का नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए आप। मुझे लग रहा है कि 3075 तक के यहाँ पे लक्ष्य जल्दी देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो बाय करके रहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, बाई करके आप कह रहे हैं कि रहना चाहिए इसमें, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका व्यू मसालों में ओवरऑल क्या है अखिलेश जी? टेक्निकली कहाँ पर मसालों में आपको अच्छा ट्रेड दिख रहा है इस वक्त? मसालों में जीरे में भी आप बैट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। और हाल फिलहाल अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर धनिया के वायदे के अंदर लॉन्ग करके रहिए आप। नीचे में इसका जो स्टॉप लॉस है 7835 का रखिए। जब तक इस भाव के ऊपर धनिया है यहाँ पे पोजिशनल भी मुझे काफी अच्छी तेजी लगती है इसके अंदर। ऊपर में यहाँ पे भाव हमको यहाँ पे 85 से 86 और फर्दर यहाँ पे तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो हाजी ट्रेडर भी इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं जब तक भाव 7835 के नीचे ना रहे। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स भी बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट कॉलर बालकृष्ण है, पूछिए बालकृष्ण जी। गंवार 7,000 तक जाएगा क्या जनवरी में? जनवरी में ग्वार क्या 7,000 तक जाएगा क्या? क्या व्यू है आपका अखिलेश जी? गंवार का जो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा लग रहा है एज पर द चार्ट स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डेवलप है, यहाँ से नो डाउट एक बार 6500-6600 तक की मुझे रेंज लगती है, तो वहां तक तो लग रहा है, फिर फर्दर डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। बट ये 6500-6600 के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जनवरी एंड तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर राजकुमार हैं यवतमाल से, पूछिए राजकुमार जी। सर जी सिल्वर का आउटलुक जानना था। सिल्वर का आउटलुक बताइए थोड़ा सा, मीडियम टर्म का आउटलुक माल्या जी सिल्वर का। आई थिंक इनको अपसाइड लेवल जो है 76 पे कैप रहेगा। इमीडिएटली इनको ऑलमोस्ट अराउंड 1000 रुपीज की रैली आजकल में इनको देखने को मिल सकती है। बेस जो है वो 70,000 के आसपास बन रहा है। फिलहाल यहाँ पे बीच में ट्रेड है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, फिलहाल अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट कॉलर अनिल हैं एमपी से, पूछिए अनिल जी। सर जी मैंने 74,000 से बाय किए 2 लाख, फरवरी एक्सपायरी का है, तो मैं होल्ड रखूं सर अभी सर? 74,000 पर बाइंग है आपकी? जी हाँ। अच्छा, क्या करना चाहिए अखिलेश जी बताइए? वॉइस थोड़ा ऑडिबल नहीं था, क्या पूछ रहे हैं? नहीं 74,000 पर इनकी बाइंग है सिल्वर में, क्या करना चाहिए इनको? सिल्वर 74,000 में बाय है। कनेक्शन की वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आप तो आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप बताइए माल्या जी क्या करना चाहिए इनको? इनको यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए, वापस इनको 74,000 तक का भाव मिल सकता है। इनका वैल्यू एवरेज पॉसिबिलिटी अराउंड 72,600 के पास में हो सके और 74,000 के पास में एग्जिट कर दे। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस में आज के लिए, आज शाम के लिए कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको माल्या जी? 270 पे बेचना चाहिए, 276 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 258। अच्छा, ठीक है। 271 रुपये 40 पैसे का ताज़ा भाव है। नेक्स्ट कॉलर यूपी से हैं परेश, पूछिए। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है सर, मैं जो चांदी में इन्वेस्ट किया हुआ है सर, बना रहूं या निकल जाऊं सर? किस भाव पे किया इन्वेस्ट आपने? क्या सर? किस भाव पर किया है इन्वेस्ट? हेलो सर, फिजिकली इन्वेस्ट किया है सर। किस प्राइस पे लिया है आपने फिजिकल में, किस भाव पर? सर मैंने भाव को लिया है सर, ये 680 सर। 680? जी सर। चांदी की बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर। नहीं, आप पूरा प्राइस बताइए ना, किस भाव पर एग्जैक्टली लिया है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर। मैं कह रहा हूँ चांदी आपने किस भाव पर खरीदा है? अच्छा, लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। खैर चलिए, इन्वेस्टमेंट किया है तो अब यहाँ से आगे का ही हम जान लेते हैं। क्या करें माल्या जी, रुके रहें अभी चांदी में निवेशित रहें, अच्छा फ़ायदा होगा आगे? मेरे ख्याल से इसमें जितना डिप्स मिले उसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। सिल्वर में प्रोस्पेक्ट्स बेटर है और मेरे ख्याल से 76,000 मीडियम टर्म पे आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, रोहित है हमारे साथ, पूछिए रोहित जी। सर आपका ये न्यूज चैनल पर चला था प्रोग्राम क्वार के ऊपर, क्वार स्कैनिंग, उसके अंदर जो रेट बताई गई थी सर, कभी भी मंडी में वो रेट में अभी माल नहीं बिक रहा है और ऊपर से आवक जारी है, प्लस 4-5 साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। तो आपके यहाँ पर न्यूज चैनल पर बताया जाता है, उस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे गवर्न किया जा रहा है। नहीं, आप क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से क्या प्राइस है अभी? सर 52-53 के भाव चल रहे हैं मंडियों में। कौन सी मंडी में? सर बीकानेर मंडी में। बीकानेर में क्या भाव चल रहे हैं अभी? 5300, 5200, 5200-5300 में आवक फुल है और पिछले 4-5 साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी निकल रहा है। नहीं तो आप 4-5 नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बीकानेर मंडी में जब आपने रिपोर्ट देखी होगी, है ना, आप जरा सुनिए मेरी बात। आप जब रिपोर्ट आपने देखी होगी उस समय किसान वहां पर ऑक्शन कर रहे थे, राइट? वो लाइव ऑक्शन हो रहा था, लाइव नीलामी हो रही थी बीकानेर में ग्वार फसल की, और नीलामी में किसान उस भाव पर बेच रहे थे। आप मंडी में मौजूद नहीं थे ना? जो किसान वहां पर बेच रहे थे माल और जो कारोबारी खरीद रहे थे, उनके बीच लाइव ट्रेडिंग हो रही थी, लाइव ऑक्शन ट्रेडिंग हो रही थी, वो ऑक्शन में दिखाया गया था। सर वही आप किसी के कहने पे सवाल पूछोगे तो वो सही नहीं हो जाएगा, ठीक है? मंडी में वहाँ पे 10 किसान थे, 10 से ज़्यादा फार्मर वहाँ पर थे, वहाँ पर
नीलामी हो रही थी फसल की, नीलामी, अलग अलग प्राइस लगाए जा रहे थे और फाइनली वो 5460 के आसपास बिका था, है ना। तो प्लीज़ कहीं से मोटिवेटेड होकर गलत सवाल ना पूछें, क्योंकि हमारे पास बहुत सोर्स हैं। अभी मैं आप बीकानेर मंडी से जोड़ दूंगा किसी को लाइव, वो आपको और रेट बता देगा। तो प्लीज़ ये किसानों के साथ आप गलत ना करें, है ना, कि 4-5 साल का कैरी ओवर पड़ा है, या ये जानकारी आपके पास भी नहीं होगी कितना कैरी ओवर है ना। जानकारी ये गलत है ना कि आप 4-5 कितना कैरी ओवर है ये किसी को पता नहीं होगा, है या नहीं है, कितना है। तो ये नहीं बताया जाना चाहिए ना कि भाई आप कुछ भी वहाँ से फिगर कोट करने किसी के कहने पे अपने पोजीशन के हिसाब से, ठीक बात नहीं है सर। किसानों के साथ गलत बात मत करिए। किसान माल आपके सामने लाइव माल बेच रहे हैं, अपनी लाइव फसल बेच रहे हैं, वो उस भाव पर बेच रहे हैं, तब भी आप कहने कि वो भाव नहीं मिल रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और बहुत शुक्रिया माल्या जी आपका और अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।